Namaskar. I am Piyadarshan and you are most welcome in the State Council of Educational Research and Training, Patna. So, as previously we read about the portrait of a lady by Khushband Singh. So, we read now about the introductory part of the chapter. The introductory part of the chapter, I mean to say, the author said about his grandmother, the way she lived, a little glimpse of her religious life also, and thereafter a little bit about his grandfather. So now the story enters into the next phase, the serious phase. Now the real story will begin. पिछले हिस्सों में हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें लेखक ने थोड़ी बहुत जानकारी हमें दादी के व्यक्तित्व के बारे में दिया, थोड़ी बहुत जानकारी हमें दादाजी के बारे में भी दिया। लेकिन अब जो कहानी है, कहानी का जो नेक्स्ट चरण है, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें जानने को मिलेगी। सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। माय ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। सी सच अ ब्यूटीफुल सेंटेंस, नो हाउ इजी इट लुक्स, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फ्रेम। माय ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी माँ और मैं बड़े अच्छे दोस्त थे। जनरली फ्रेंडशिप, if someone who is having a grandmother or a grandfather, so the grandchildren have a very cordial, a very affectionate relationship with grandparents. They are far more comfortable with their grandparents in comparison to their parents. नहीं, दादा दादी के साथ जो रिश्ते होते हैं बड़े अनोखे होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, बच्चे उसमें बड़ा सहज होता है। अपने माता पिता के साथ बच्चा उतना कंफर्टेबल नहीं फील करता है, नहीं महसूस करता है। यह आप सब भी किसी न किसी वक्त महसूस जरूर किए होंगे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी आर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। ये अक्सर होता है, क्योंकि जब कोई भी आदमी प्रदेश जाता है तो वहाँ सेटल करने में वक्त लगता है, और तब तक वो अपनी फैमिली को नहीं ले जाता है जब तक वो वहाँ सेटल नहीं करता है। तो ठीक इसी ये कहानी यहाँ की भी है। यहाँ से भी जो लोग प्रदेश काम करने को जाते हैं, तो काम पहले जाकर शहर में जाकर वह बसते हैं, सेटल होते हैं, उसके बाद अपनी फैमिली को बुलाते हैं। नहीं, तो ये बहुत कॉमन सी कहानी है, कॉमन से इवेंट्स हैं, सामान्य सी बातें हैं, जिसे आप खुद से भी जोड़ सकते हैं। हम में से बहुत ऐसे लोग होते हैं जो प्रदेश काम करने के लिए जाते हैं, अपने फैमिली को तब तक नहीं लाते जब तक वो वहाँ सेटल नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह लेखक कहता है, माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। जब लेखक के माता पिता शहर चले जाते हैं काम करने के लिए और दूसरे गांव में दादी के साथ छोड़ते हैं। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। और लेखक की दादी बच्चे को सुबह सुबह रोज जगाती हैं स्कूल के लिए। She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice, but never bothered to learn it. अब यहाँ देखें, लेखक कहता है कि she said her morning prayer in a monotonous. Monotonous is something which is boring, fixed in a pattern, जो जिसमें बोरियत महसूस करते हैं लोग, जो बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं हो, जिसमें कोई जॉय नहीं है। तो लेखक कहता है, she sang the morning prayer in a monotonous way. अब रोज की ये बातें थी, वह रोज गाती होंगी। तो लेखक का जो कंसंट्रेशन है वह प्रेयर पर नहीं है, लेखक का कंसंट्रेशन उनके दादी की आवाज़ पर है। तो बाद में हम पढ़ेंगे, हम जानेंगे इसे कि लेखक कहता है कि आई लव्ड हर वॉइस, दैट्स व्हाई आई हर्ड हर, दैट्स व्हाई आई लिसन। तो लेखक कहता है कि मुझे दादी की आवाज़ पसंद थी, वह प्रार्थना, वह भजन की जो बातें थी वह उसे पसंद नहीं था। सो हाउ इंटरेस्टिंग दिस इज, the way when she said her morning prayer in a monotonous sing-song while
She bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. जब लेखक को उसकी दादी उसे नहाती हैं, उस समय वो प्रार्थना करती हैं, और प्रार्थना जो करती हैं, प्रार्थना के शब्द लेखक को पसंद नहीं, वो उसको मोनोटोनस कहता है, बोरिंग कहता है, लेकिन दादी की आवाज़ उसे बेहद पसंद है. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. कितनी साफ गोई से लेखक अपनी बातों को रखता है. I listened because I loved her voice. मैं सुनता था क्योंकि दादी की बातें, दादी की आवाज़ मुझे बेहद पसंद था. But never bothered to learn it. लेकिन मैंने कभी उसे सीखने की कोशिश नहीं की. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. और फिर नहाने के बाद दादी उसे तैयार करती. उनके लकड़ी के स्लेट होते थे. पिछले समय में लोग, मेरे ख्याल से तकरीबन आज से 70 साल 50 साल पहले, या आपके पेरेंट्स वगैरह भी लिखे होंगे मेरे ख्याल से, बच्चे अगर पूछेंगे आप तो वुडन स्लेट होता था. वो लकड़ी के स्लेट होते थे और लकड़ी के पेन भी बने होते थे. तो इन तमाम चीज़ों को दादी एक बंडल बना करके बांध देती थी और उन लेखक को सौंप देती थी, उसे दे देती थी. आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट. और नाश्ते में क्या होता था, तो वो जवानत रात में जो दादी रोटी बनाती थी, तो उसी रोटी को, बासी रोटी को सुबह में रखती, उसमें थोड़ा सा घी या मक्खन और चीनी उस पर लगा करके उसका वो लेखक उसका नाश्ता कर लेता था. So how an interesting breakfast it used to be in those days. क्यों बच्चों, आप भी महसूस करते हो कि ये नाश्ता किस ढंग से उस टाइम में इंटरेस्टिंग हुआ करता था. तो आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल. आजकल भी बहुत सारे अपने यहाँ जो कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस ढंग की नाश्ता करते हैं. So she carried several stale chapatis with her for the village dogs. अब यहाँ एक बात यह है, समझने के लिए ज़रूरी बात यह है कि दादी, we have also come to know that she was a religious woman. दादी एक रिलीजियस औरत भी हैं, क्योंकि हम पाठ में पिछले एपिसोड में भी पढ़े हैं, क्योंकि वो एक रिलीजियस वुमन है. She is having a rosary in her hand, she sings prayers in a monotonous way. तो एक धार्मिक महिला भी. वो लेखक की जो बचपन की जो जिम्मेवारियां हैं वह भी दादी के ऊपर ही हैं. उसको नहाना, तैयार करना, स्लेट वगैरह को बांधना, फिर उसे लेखक को देना. और इसके अलावा जो दादी की जो खूबसूरती है वह ये है कि शी इज़ नॉट ओनली अ रिलीजियस मैन, शी इज़ नॉट ओनली अ रिलीजियस वूमन, शी इज़ नॉट ओनली अ कैरिंग ग्रैंडमदर, बट एट द सेम टाइम शी इज़ ऑल्सो फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, शी ऑल्सो लव्स एनिमल्स. तो दादी का जो व्यक्तित्व है वह सिर्फ एक धार्मिक स्त्री ही नहीं है, वह सिर्फ अपने पोते की ही केयर नहीं करती हैं, वह पशु प्रेमी भी हैं. और वह बात हमें इस सेंटेंस से पता चलता है. शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स. जिस चपाती को लेखक बचपन में नाश्ता करता है, उसी चपाती को वह रास्ते में ले जाती हैं वहाँ के स्ट्रीट डॉग्स को खिलाने के लिए. गांव के जो कुत्ते हैं उन्हें खिलाने के लिए उसी चपाती को ले जाती. तो यहाँ तक यह बात बिल्कुल क्लियर है कि लेखक की ग्रैंडमदर एक शी इज़ अ रिलीजियस वूमन, शी इज़ एन एनिमल लवर एंड शी ऑल्सो केयर्स टू मच ऑफ हर ग्रैंड चाइल्ड. तो अपनी पोते का भी खूब ख्याल करती हैं. वह एक धार्मिक स्त्री भी हैं और वह एक पशु प्रेमी भी हैं. तो 3 कैरेक्टर्स about the grandmother we come to know in this part of the story. So my grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. Now see this sentence. There are 2 things in this sentence. The author is trying to convey 2 things. इस वाक्य के माध्यम से लेखक हमें 2 बातों पर गौर करने के लिए कहता है. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी दादी मेरे साथ स्कूल जाती थी इसलिए क्योंकि स्कूल से लगे ही मंदिर भी था. So children, you all are intelligent, you can guess
Dadi used to go with the author to the school. The reason for Dadi's going, the reason for grandmother's going was there was a temple attached to the school. नहीं, दादी लेखक के साथ स्कूल जाती हैं इसलिए क्योंकि स्कूल से लगे एक मंदिर भी था. So the destination of the grandmother was temple and the destination of the grandchild was the school. नहीं, तो दादी का जो मकसद था मंदिर जाना था, पोते का मकसद स्कूल जाना था, और चूँकि स्कूल मंदिर से लगे हुए था तो दोनों के काम पूरे हो जाते थे. The priest taught us the alphabet and the morning prayer. और जो priest होते थे तो वह लेखक को अल्फ़ाबेट पढ़ाया करता था, अक्षरों का ज्ञान देता था, वर्णमाला जिसे आप कहते हैं, और एंड मॉर्निंग प्रेयर और सुबह की प्रार्थना. सो जो पुजारी होता था वह लेखक को अल्फ़ाबेट्स, वर्णमाला और मॉर्निंग प्रेयर का ज्ञान देता था. While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. बच्चे जो थे वो बिल्कुल लाइन दो लाइन बनाते थे. स्कूल का बरामदा आप लोग भी देखे होंगे, तो दोनों तरफ बच्चे बैठ जाते थे और बिल्कुल वो जिस तरह से लोग भजन कीर्तन करते हैं तो सारे बच्चे एक ही चीज़, एक ही पाठ को बार बार पढ़ते, दोहराते. तो इसलिए लेखक लिखता है कि while the children sat in rows, बच्चे कतार में बैठ जाते थे. On either side of the veranda, बरामदा के दोनों साइड, singing the alphabet और the prayer in chorus, और सब मिलकर एक सुर में या तो प्रेयर करते या अल्फ़ाबेट का पाठ करते. My grandmother sat inside reading the scriptures, और मेरी दादी उसके अंदर, मंदिर के अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी. स्क्रिप्चर्स हियर scriptures, no? ये रिलीजियस बुक्स को ऑथर यहाँ स्क्रिप्चर्स कह रहा है, जिसको आप हिंदी में धार्मिक किताबें भी कह सकते हैं. So बच्चों, you can guess now here that what could be the religious book for the author's grandmother. नहीं, ऑथर की दादी के लिए वहाँ कौन सी धार्मिक किताबें होंगी? तो जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं वह सिखों के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं. गुरु ग्रंथ साहिब इज द मोस्ट सैक्रेड रिलीजियस बुक फॉर द सिख्स. तो दादी उसी गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ मंदिर में बैठकर किया करती थी. सो while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayers in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. स्क्रिप्चर्स मैंने बता ही दिया कि ये धार्मिक किताबें होती हैं, और सिखों के जो सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक किताब हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में. तो दादी मंदिर के अंदर बैठकर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करती थी और बच्चे वहीं बरामदे पर किनारे में बैठकर, एक कतार में बैठकर अल्फ़ाबेट पढ़ते थे या प्रार्थना करते थे. When he had both finished, और जब हम दोनों काम को ख़त्म कर लेते थे. When we had both finished. So what did the author want to say? What did they finish? वो क्या ख़त्म करते थे? तो the author, his lesson, the learning of alphabets or prayer, and दादी her reading of scriptures. दादी अपने धार्मिक काम जो किताबें पढ़ती थी वो जब ख़त्म हो जाता और लेखक जब अपने काम ख़त्म कर लेता, we would walk back together. तो हम साथ साथ वापस आ जाते. अब now see in those days how easy the school life used to be. ज़रा सोचें इस बात पर, उन ज़माने में स्कूल की जो ज़िंदगी थी कितनी सरल थी. मंदिर से सटे स्कूल, बच्चे स्कूल जाते, अल्फ़ाबेट पढ़ते और थोड़ी बहुत प्रार्थनाएं पढ़ते, साथ में कोई भी जाता और फिर वहाँ से एक ही साथ इतनी काम करके और सब के सब वापस आ जाते. So it was really an easy way of doing the things in those days. So this time the village dogs would meet us
at the temple door. अब इस वक्त जब लेखक प्रार्थना करके अल्फ़ाबेट का ज्ञान लेकर के या उनकी दादी जब धार्मिक किताबों को पढ़कर जब साथ साथ वापस आ रहे हैं स्कूल से अपने घर, तो यहाँ रास्ते में उनको स्ट्रीट डॉग्स मिलते या गांव के जो कुत्ते थे वो उनसे उनकी मुलाकात होती. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर. तो मंदिर का जो दरवाज़ा था वहाँ वह गांव के कुत्ते लेखक के सामने होते. दे फॉलोड अस टू आवर होम. और वहाँ से वो उसके घर तक साथ आते. ग्राउलिंग एंड फाइटिंग, शोर शराबा करते, आपस में लड़ते. विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दैम. और वह रोटी जो दादी अपने घर से लाती थी, स्टेल रोटी जो वासी रोटी होती थी, उन कुत्तों को देती. तो मंदिर के दरवाजे से लेकर लेखक अपने घर तक आते और दादी उन कुत्तों को वह रोटियां खिलाते आती. So here this much is pretty clear that grandmother is a religious woman, she is an animal lover. Both the things we find here. And we also come to know about the village life, that how easy the village life used to be in those days. उस समय में गांव की जो ज़िंदगी थी वह कितनी सरल हुआ करती थी. इन कंपैरिजन टू सिटी लाइफ, इवन टुडे ऑल्सो द विलेज लाइफ इज ईजियर. शहरों की तुलना में गांव की जो ज़िंदगी है वह आज की तारीख में भी सरल है, कंफर्टेबल है. शहर की तुलना में अगर कहें कंफर्ट व्हेन वी से इन द सेंस नो, सो देयर इज लॉट ऑफ लेजर. तो बहुत सारा खाली वक्त गांव में होता है, खुले मैदान होते हैं, खेत खलिहान होते हैं. तो वहाँ की जो ज़िंदगी होती है वो नेचर से कनेक्टेड होती हैं. तो देयरफॉर नो someone who lives in the lap of nature, or the society, the people, the community who live in the lap of nature in the villages, their life is considered to be more peaceful, full with contentment. कि गांव की ज़िंदगी है वो ज़्यादा सुखद इस सेंस में है क्योंकि शहर की जो भाग दौड़ है वह वहाँ नहीं है. नेचर से ज़्यादा, प्रकृति से ज़्यादा करीब लोग होते हैं गांव के लोग. वहाँ के नदी नाले, वहाँ के खेत खलिहान, वहाँ के जीव जंतु, ये सारे चीज़ ज़िंदगी को मोहक बनाते हैं. So when my parents were comfortably settled in the city, लेखक कहता है कि जब उनके माता पिता शहर में पूरी तरह से सेटल कर जाते हैं, they sent for us. They sent for us. See this beautiful phrase, sent for. तो सेंट फॉर इट्स ए फ्रेज, यह एक फ्रेज है जिसका मतलब बुलाना होता है. तो व्हेन द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर नो, जब उनके ऑथर के माता पिता, लेखक के माता पिता शहर में बिल्कुल बस जाते हैं, सेटल कर जाते हैं, तो वह लेखक को बुला लेते हैं. तो वह लेखक को अपने पास शहर में बुला लेते हैं. सो दे सेंट फॉर अस. हाउ ईजी द लैंग्वेज नो. आप देखे होंगे बच्चे की जो स्टोरी की जो लैंग्वेज है बहुत ही ईजी लैंग्वेज. That was a turning point in our friendship. ये सेंटेंस को देखें. That was a turning point in our friendship. अब यहाँ here what happens, कहानी का जो पहला फेज है, कहानी का जो फर्स्ट फेज है, पहला चरण है, वो ख़त्म होता है. कहानी का आप सवाल ये आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कहानी का पहला चरण क्या है. तो कहानी का जो पहला चरण है वह विलेज लाइफ की है, गाँव की जो ज़िंदगी है. अब ऑलरेडी वी केम टू नो दैट the grandmother of the author, no, she is there in a village, the author is with him, the way she takes him to the school, the way she prepares him for the school, the way she bathes him, no, the way she sings the prayer in a monotonous way, in the monotonous manner, the way she feeds the street dogs. नहीं, जिस तरह से वो गांव के कुत्ते को खिलाती है, ऑथर को स्कूल ले जाती है, वहाँ खुद वो टेम्पल्स में प्रार्थना करती हैं, जो उनका धार्मिक किताबें वगैरह पढ़ती हैं, ऑथर अल्फ़ाबेट्स वगैरह का ज्ञान लेता है. तो जो अर्ली चाइल्डहुड है, नहीं, सो दैट अर्ली चाइल्डहुड यू कैन से द ऑथर स्पेंट विथ हिज ग्रैंडमदर इन द विलेज. जो अर्ली चाइल्डहुड है, नहीं, प्रारंभिक बचपन है, वह लेखक अपनी दादी के साथ गांव में बिताता है. और आप इसे कह सकते हैं कि that was the happiest part of the author with his grandmother. And of course that was not only for the author
that was also the happiest part of the grandmother with the author in the village. तो दोनों के लिए, खासकर दादी के लिए, गांव में रहना, अपने पोते के साथ रहना, तो पोते के साथ की जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी का ये हिस्सा, ये जो फर्स्ट फेज है, यह उसकी दादी के लिए बहुत बेहतरीन था. सो यू कैन से दिस वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द ग्रैंड मदर्स लाइफ विथ ऑथर इन द विलेज. तो दादी की ज़िंदगी का ये हिस्सा, ऑथर के साथ गांव में बिताया हुआ पल, ये सबसे ज़्यादा बेहतर था, सबसे ज़्यादा अच्छा था. द सेकेंड फेज ऑफ द स्टोरी बिगिनस फ्रॉम हियर. एज द ईयर्स रोल्ड बाय, रोल्ड बाय कहते हैं नहीं, किसी चीज़ को अगर रोल करेंगे तो जिस तरह से वर्षों या जिस तरह से वक्त बीतते गया, समय का बीतना, उसको लेखक यहाँ रोल्ड बाय का लिखा है. तो जिस तरह से साल बीतते गए, एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ईच ऑफ अदर. जिस तरह से वर्ष बीतते गए, समय बीतता गया, तो इन दोनों के बीच में दूरियां भी बढ़ती जा रही है. तो ऑथर कहता है कि वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को कम देखते थे, मतलब कम मिलते थे. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. कुछ वक्त तक तो, कुछ समय तक तो वह मुझे उठाते रहे, क्योंकि उठाने की जो आदत थी वह गांव से ही लगी थी. स्कूल भेजने की भी आदत वहीं से थी. तो गांव में था ये कि वो दादी के साथ स्कूल जाता था, दादी उसके साथ जाती थी. लेकिन यहाँ वो बात नहीं है, बातें बदल चुकी हैं. यह शहर की ज़िंदगी है, सिटी लाइफ है. तो फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. लेखक लिखता है कि कुछ समय तक तो मुझे जगाती रही, मुझे स्कूल भेजती रही. When I came back, she would ask me. When I came back, she would ask me. और जब मैं वापस आता स्कूल से तो वह मुझसे सवाल करती, What the teacher had taught me. और वो सवाल करती. अक्सर पेरेंट्स ये सवाल करते हैं, जब आप लोग भी जब स्कूल से आते होंगे तो अक्सर माता पिता यह पूछते हैं कि What did you learn today? तुमने आज क्या सीखा स्कूल में. तो ठीक उसी तरह दादी भी अपने पोते से, जो ऑथर है खुशवंत सिंह है, उनसे पूछती हैं कि आज तुमने स्कूल में क्या सीखा, टीचर ने तुमको क्या पढ़ाया. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग. तो मैं उन्हें बताता, बड़े आराम से मैं उन्हें बताता कि अंग्रेजी के शब्द, लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, पश्चिमी विज्ञान के बारे में थोड़ी बहुत बातें, और दूसरी बातें जैसे द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा. अब यहाँ बच्चों अगर आप गौर करोगे तो दीज थिंग्स वर नॉट टॉट इन द विलेज टेम्पल. गांव के टेम्पल में क्या पढ़ाया जाता था, आपने देखा कि लेखक वर्णमाला और थोड़े बहुत प्रार्थना, तो रिलीजियस जो एक्टिविटी थी गांव की पढ़ाई उससे कनेक्टेड थी, उससे जुड़ी हुई थी. लेकिन शहरी ज़िंदगी में बातें बिल्कुल बदल चुकी हैं. लेखक बस से स्कूल जाता है, कन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, और जब दादी उससे पूछती हैं कि तुमने आज स्कूल में क्या पढ़ा, तो लेखक इंग्लिश के शब्द बताता है, वेस्टर्न साइंस के बारे में बताता है, और लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के जो नियम हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत, एंड द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और संसार या पृथ्वी गोल है, ये सारी बातें वो अपनी दादी को बताता. सो दिस मेड हर अनहैप्पी. सी दिस स्मॉल सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज मेड ऑफ 4 letters. दिस मेड हर अनहैप्पी. नहीं, 4 शब्दों का सेंटेंस देखिए और मीनिंग देखिए कि यह, इससे दादी नाराज हो जाती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स. और नाराज होने की एक वजह यह भी थी कि दादी अब मुझे अपने मेरे लेसन में कुछ हेल्प नहीं कर सकती थी. वह मुझे कुछ पढ़ा नहीं सकती, कुछ बता नहीं सकती. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल and was distressed that there was no teaching what God in the scriptures. She did not believe in the things they taught at the school. दादी को उन बातों में बिल्कुल यकीन नहीं होता कि स्कूल में ये सब चीज़ें भी पढ़ाई जाती हैं. They taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God in the scriptures. और इस बात से उनको निराशा होती. Distress वर्ड है उदास होना, निराश होना. तो इस बात से उनकी परेशानी बढ़ जाती कि आखिर ईश्वर और धार्मिक ग्रंथों के बारे में स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है. वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिकल लेसन्स. और इतना ही नहीं, यह विज्ञान की पढ़ाई, इंग्लिश के शब्द, आर्किमिडीज के सिद्धांत, लॉ ऑफ ग्रेविटी,
इसके अलावा एक दिन लेखक बोलता है कि अब तो उनको म्यूजिक की भी, संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। तो इससे तो दादी की परेशानी और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, बहुत निराश हो जाती है। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस। अब ल्यूड जो टर्म है, ल्यूड एसोसिएशन, इसका मतलब है निम्नतर। एक पुराना ख्याल, अब क्योंकि दादी पुराने ज़माने से ताल्लुकात रखती थी, तो उस पुराने ज़माने में म्यूज़िक को, डांस को, इन सारी चीज़ों को बड़े घराने के जो लोग होते थे, जो इज्जतदार लोग होते थे, उनके लिए यह अच्छा नहीं होता था, उनको ये अच्छा नहीं मानते थे। तो इसलिए दादी कहती हैं कि दादी की समझ में म्यूज़िक वगैरह की जो चीज़ें हैं, वो जो निम्नतर, जिनका जो इमोरल लोग होते हैं, the people who are immoral or somehow it has the association with, or they used to consider it immoral, तो उसे दादी अनैतिक समझती हैं। संगीत को, डांस को, इन सारी चीज़ों को जो इज्जतदार लोग होते हैं उनसे दादी उसे नहीं जोड़ना चाहती हैं। तो जब ऑथर उनको ये बताता है कि आज उसने म्यूजिक भी सीखा, तो उससे दादी और नाराज़ हो जाती हैं और दुखी हो जाती हैं। So she was very disturbed. To her music had lewd associations, जो मैंने डिस्क्राइब कर दिया, भली बता दिया कि people with lower morality, lower integrity, they have the association with music. So to her music had lewd associations. It was the monopoly of harlots and beggars. जो भिखारी हैं, जो harlots हैं, जो prostitutes हैं, इनका कब्जा उस पर है। And not meant for gentle folk, और जो इज्जतदार लोग हैं उनके लिए इसका कोई मतलब नहीं। तो म्यूजिक का जो एसोसिएशन है, लेखक की दादी उस एसोसिएशन को हार्लट्स और बेगर से जोड़ती हैं, भिखारियों के से जोड़ती हैं, प्रोस्टिट्यूट से जोड़ती हैं। वे लोग जो इमोरल एक्टिविटी में संलिप्त हैं, जो अनैतिक कार्यों में संलिप्त हैं, म्यूजिक का संबंध दादी उससे जोड़ती हैं। और उनका पोता अगर म्यूजिक सीखता है, यह दादी को बिल्कुल पसंद नहीं। She said nothing but her silence meant disapproval. लेकिन दादी कुछ कहती नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी का ही मतलब ये था कि दादी को ये नापसंद है। She rarely talked to me after that. और उसके बाद शायद ही दादी कभी अपने पोते यानी लेखक से बात करती है। दादी उसके बाद लेखक से लगभग बात करना बंद कर देती है। नहीं, तो ये जो पार्ट है चिल्ड्रन, ये दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, द सेकंड फेज ऑफ द स्टोरी। नाउ इन फैक्ट आई थिंक इट्स प्रेटी मच क्लियर। यह बिल्कुल साफ़ हो गया कि फर्स्ट पार्ट जो हम पढ़े थे, लेखक की ज़िंदगी दादी के साथ गांव में कैसे बीतता है, वो कैसे स्कूल जाता है, ये सारी बातें। सेकंड पार्ट शहर की है, जहां लेखक जब उसके माता पिता शहर में सेटल कर जाते हैं और लेखक को बुला लेते हैं, तो लेखक दादी के साथ शहर में आता है। शहर में जो दादी का संबंध है वह बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि शहर में स्कूल लेखक बसों से जाता है, कन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है, मॉडर्न साइंस पढ़ता है, म्यूजिक पढ़ता है, और ये सारी बातें दादी को बिल्कुल पसंद नहीं। तो अब ये जो रिलेशन है, ये एक डिस्ट्रेसफुल रिलेशन। अब यहाँ दोनों के बीच दूरियां आने लगती है, दोनों एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, और दादी लगभग लेखक के साथ बात करना बंद कर देती है। दिस पार्ट वी हैव डन द सिटी पार्ट, द वे दे लिव्ड इन द सिटी, and the next part of the story we shall do in the next episode. Till then, goodbye. Namaskar.